आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, युग्म। देखो, दो का तो मतलब पता ही है तुम्हें, दो क्या हो। ठीक है, चर चर क्या होगी, जैसे x और y, a b c, ऐसा जिनका प्रत्येक सवाल में या प्रत्येक जगह पे मान अलग अलग होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होगे, रैखिक बताए थे जिनमें इनकी घात केवल एक होगी, उसे क्या बोले, रैखिक। जैसे x प्लस 3, ये कैसा है, रैखिक बहुपद। ठीक है, y प्लस 3 या फिर a प्लस 3, a माइनस 3, ये कैसे है, रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म है, सॉरी ये अभी रैखिक बहुपद है। ठीक है, अच्छा समीकरण क्या होंगे, जब इनके बराबर में कुछ होगा। ठीक है, जब इनके बराबर में कुछ होगा, जीरो हो या कुछ भी हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। और युग्म यानी कि जोड़े तो दो में होंगे, जैसे दो चर वाले यानी कि दो चर हो गए, यानी कि x प्लस वाई दो चर वाली होगी और बराबर में कुछ ना कुछ लिख देंगे, जैसे 3 लिख दिया, तो एक दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बन गया हो। लेकिन युग्म बोल रहा है यानी कि दो, तो x माइनस वाई बराबर 1। तो इस तरीके से एक जोड़ा बन गया, ये युग्म बन गया, एक ये और एक ये, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, तो इसे ही बोला हमने युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो, जैसे हमारे पास यही है। ठीक है, यदि हम इसको हल करें, ठीक है, x का ऐसा मान और y का ऐसा मान जो यहाँ पे रखने पे दोनों की दोनों संतुष्ट हो जाए, दोनों समीकरण कैसे हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो मान लो अगर हमारा x तो है 2 और y है 1, x है 2 और y है 1, मान लो। ठीक है, तो x प्लस वाई का मतलब क्या है, 2 प्लस 1 जो कि बराबर है 3 हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि x तो है हमारा 2, ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे, और माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक ही है, तो ये तो संतुष्ट हो गए। लेकिन यदि हम एक के लिए तो कुछ और ले लें, x बराबर ले लिया हमने 1 और y बराबर ले लिया हमने 2, तो अब जोड़ने पे यानी कि पहले समीकरण को तो संतुष्ट कर रहे हैं, x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2 बराबर 3, पहले समीकरण को तो इन्होंने संतुष्ट कर दिया, क्या दूसरे को भी कर रहे क्या, तो x माइनस वाई था, इसका मतलब 1 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो बराबर क्या है, माइनस 1। लेकिन यहाँ तो 1 है, तो माइनस 1 बराबर तो नहीं है 1 के। ठीक है, तो इस दूसरे समीकरण को इन्होंने संतुष्ट नहीं किया। ठीक है, तो इनके ऐसे हल ढूंढने हैं हमें जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये वाला ढूंढा, तो ये ऊपर वाले को तो हल कर रहे हैं, ऊपर वाले को तो संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन नीचे वालों को नहीं कर रहे। और जो ये वाला हल था x बराबर 2 y बराबर 1, ये ऊपर वाले को भी हल कर रहा था, यानी कि ऊपर वाले को भी संतुष्ट कर रहा था और नीचे वाले को भी संतुष्ट कर रहा था। तो हमें इसमें केवल ऐसे ही ढूंढने हैं जो दोनों को संतुष्ट करते हो। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये है कि रैखिक जो समीकरण होते हैं, यदि हम इनको ग्राफ पे बनावे तो एक सीधी लाइन बनावे। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये मूल बिंदु। ठीक है, यदि हम पहले को ग्राफ पे बनावे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि एक्स हमने 0 रखा, ठीक है, इस तरीके से बनाऊं, एक बॉक्स बना दिया हमने पहले समीकरण के लिए। ठीक है,
और ये y हो गया यहाँ पे। ठीक है, यदि हम x को 0 रख दें, ठीक है, x को क्या रख दिया, x का मान 0, यानी कि 0 + y बराबर कितना है 3। तो 0 + y तो y आ गया, y बराबर आ गया 3, यानी कि x को 0 रखने पे y हमारा 3 आ गया। ठीक है, अच्छा यदि हम x को 1 रख दें इस बार, ठीक है, तो देखो x को जब 1 रख दिया तो 1 + y बराबर 3, तो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 3 - 1, यानी कि y बराबर क्या होगा 2। तो x को 1 रखने पर y आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम x को 3 रख दें तो y हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 3 में ऐसा क्या जोड़े जो 3 आ जाए, तो 0 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले समीकरण के लिए देखो कैसे बनाएंगे हम ग्राफ, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये x अक्ष है जिसमें दाईं तरफ प्लस के होते हैं और बाईं तरफ माइनस के होते हैं। ये y अक्ष है जिसमें ऊपर की तरफ प्लस के होते हैं 1 2 3 4 और नीचे की तरफ माइनस के होते हैं -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे ग्राफ। जब x 0 है तो y है हमारा 3, x 0 यानी कि x अक्ष, x कितना है 0, तो 0 तो यहीं पे है, क्योंकि इधर जाएंगे तो प्लस का 1 होगा और इधर जाएंगे तो माइनस का 1, तो 0 तो यहीं है। ठीक है, और y है 3, y 3 का है ऊपर, यानी कि यहीं से ऊपर चलो 1 2 3, y 3 हो गया, तो ये पॉइंट हमारा कितना है 0 3 0 3। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या है, x 1 है तो y कितना है 2, एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x 1 है तो y कितना है 2, तो x 1 कहाँ पे है, देखो ये हमारा x अक्ष है, इस पे 1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और y कितना है 2, यानी कि अब ऊपर की तरफ है 2, तो इसी सीधे ऊपर चलना पड़ेगा मैं 1 2, यानी कि 2 के सामने और 1 के सामने, तो ये पॉइंट हमारा क्या है 1 और 2। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है 3 0, यानी कि x पे तो 3 है 1 2 3 और y पे है 0, यानी कि 0 बार ऊपर चलना पड़ेगा, 0 बार का मतलब है यहीं पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे, और जब हम इन 3 पॉइंट को मिला देंगे तो हमारे पास एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है, और यही लाइन किस समीकरण की है, x + y = 3, इस समीकरण की एक सीधी लाइन आ गई। ठीक है, ऐसे ही जब इसकी हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, ये समीकरण 2 के लिए है, केवल 2 वैल्यू से भी हो जाएगा x y। ठीक है, यदि हम x को रख दे 2, x को रख दे क्या 2, मर्जी है कुछ भी रखना चाहो, कुछ भी रख दो, छोटी छोटी रखो और ऐसी रखो जिससे पूरे मान आए। x को यदि मैंने 2 रख दिया तो 2 - y बराबर है 1, 2 में से क्या घटाऊं जो 1 आ जाए, तो 1, या फिर ऐसे भी कर सको y को इधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ। ठीक है, 2 - 1 बराबर y और y बराबर 1, इस तरीके से। और यदि मैं इस बार y को रख दूँ 0, y को रख दूँ 0, ठीक है, x क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखो इस वाले की कैसे बनाएंगे हम, x 2 पे y 1 है, x 2 पे y 1 है, यानी कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, दूसरा क्या बताया, x 1 पे y 0 है, x 1 पे y कैसा है 0, यानी कि यहीं पे x 1 पे y 0 है यहीं पे, तो इन दो को मिला दो, ये सीधी लाइन बनी। तो एक बार काट दे इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से। तो यदि हम इस तरीके से रेखीय समीकरण युग्म लिखते हैं तो उसकी 3 स्थिति संभव है। ठीक है, 3 स्थिति कौन कौन सी, पहली तो है कि वे लाइनें जो बनेगी इन समीकरणों से, या तो वे एक दूसरे को ऐसे काट दे एक बिंदु पे, ठीक है, या फिर वे इस तरीके से हो कि जिस रास्ते पे ये जा रही है दूसरी लाइन भी इसी रास्ते पे चली जाए। ठीक है, या तीसरा तरीका क्या है हमारा, तीसरा तरीका है कि जैसे ये लाइन गई सेम इसी के समांतर दूसरी लाइन चली गई। समांतर होने का मतलब है कि इन दोनों लाइनों को कितना बढ़ा लो, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक
ठीक है, तो ये समांतर होगी। इन्हें बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये एक दूसरे को एक जगह पे काटे या फिर टच करे, ऐसे बोल सके हम, ठीक है। और ये है संपाती रेखाएं, ठीक है, जो सदैव संपर्क में रहे एक दूसरे के, ठीक है, संपाती रेखाएं। और ये है हमारी समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इसमें देखो कितनी जगह पे टच हो रही है, एक पॉइंट पे, केवल एक ही पॉइंट होगा ऐसा, ठीक है। इसमें कितनी जगह टच होंगे, हर पॉइंट पे। हर पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट से एक लाइन जा रही, यूं नहीं कि इस पॉइंट से भी पास हो रही है, पॉइंट तो यहाँ भी है, लेकिन जिस पॉइंट से एक भी लाइन जा रही कोई सी भी, तो उससे ही दूसरी लाइन भी उन्हीं सारे पॉइंटों से होके जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर इस पॉइंट से एक लाइन जा रही तो इसी पॉइंट से दूसरी लाइन भी जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसके लिए जो संपर्क बिंदु हुए हैं, स्पर्श बिंदु हुए, वे अनंत हुए, ठीक है। और इस पे कितनी जगह टच हो रही, एक भी जगह नहीं, यानी कि ये लाइन इस लाइन को कितनी बार छू रही, एक बार भी नहीं छू रही, हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे दूर, ठीक है। ये यूं जाएगी और ये यूं जाएगी, कभी टच नहीं करनी एक दूसरे को, ठीक है। इस तरीके से ये होगी समांतर रेखा, ठीक है। चलो अब सिंपल सी बात, शुरू से चैप्टर शुरू करते हैं। देखो हम कोई भी समीकरण युग्म कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे a1 और b1 और c1 क्या है, यानी कि x का गुणांक। एक का मतलब क्या है, यहाँ पे एक का मतलब है कि जो पहले समीकरण में है, ठीक है, पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, a1, पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है, b1, और पहले समीकरण में अचर पद क्या है, अचर, वो है c1, ठीक है। इसी तरीके से इसमें दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, a2, y का गुणांक क्या है, b2, और अचर पद क्या है, c2, ठीक है। तो 1 और 2 ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल हमें ये बताने के लिए है कि ये पहले समीकरण में है और ये दूसरे समीकरण में है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर वो तो बात हो ही गई कि जब हम इनके लाइन बनाओगे ग्राफ पे, तो 3 स्थितियां संभव है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, जो कि ऐसी होगी, ठीक है। दूसरा होगा संपाती रेखाएं, जो कि हमारी ऐसी होगी, ठीक है। तीसरा होगा समांतर रेखाएं, ठीक है, और ये किस तरीके से होगी, इस तरीके से, ठीक है, समांतर एक दूसरे। चलो आगे, अब सबसे पहली चीज़ जो है प्रश्नावली 3.1 में है, इन्हें इस सवाल में क्या करना है कि एक भाषाओं में एक समस्या दे दिया हमें, ठीक है, एक सवाल दे दिया, ठीक है, कुछ शब्दों में लिख दिया, और फिर उसको बताया कि उसे एक तो बीजगणितीय रूप में लिखिए, बीजगणितीय रूप का मतलब है ये वाला, इस तरीके से, ठीक है, और एक लिखना हमें ग्राफीय रूप में, यानी कि एक ग्राफ बनाना है उनका, यानी कि समीकरण बनाने हैं, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। तो
चलो प्रश्नावली 3.1 पे आ जाओ। पहला सवाल देखो, ठीक है। 3.1 का पहला सवाल, ध्यान से देखेंगे सवाल को। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक पिता अपनी पुत्री से कह रहा, क्या 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 साल पहले, अब से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? किसी किसी को इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ठीक है, किसी किसी को ये बोर भी लग रहा होगा। अच्छा, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब देखो, एक आदमी अपनी बेटी से कह रहा कि 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले, अब से 7 साल पहले इसकी उम्र इससे 7 गुनी थी, ठीक है, और अब से 3 साल बाद इसकी उम्र इससे केवल 3 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसे स्थिति को। मान लो आप, क्या मान लो, पहला सवाल है, माना इनमें से किसी की भी एक की उम्र मान लो आप x वर्ष, या फिर 2 चर वाले हैं इसमें, तो खैर 2 चर वाले हैं, तो एक की x मान लो, एक की y मान लो आप। ठीक है, माना, और माननी कौन सी है? वर्तमान आयु, 7 साल पहले की नहीं मानेंगे हम मानेंगे वर्तमान की। माना आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रम से x वर्ष और y वर्ष है। क्रम से यानी कि क्रम में, इसी क्रम में, जिस क्रम में हमने नाम लिखे है। पहले आफताब का लिखा तो पहली उम्र जो है वो हमारी किसकी? आफताब की। दूसरे क्रम में हमने उसकी पुत्री को लिखा तो y वर्ष किसकी है? उसकी पुत्री की। ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अब की उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री की y वर्ष है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम इसमें? पहली स्थिति तो है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो आफताब अब तो है x का, अब आफताब की उम्र x साल है, तो 7 साल पहले कितनी थी? ध्यान से देखो, अभी मेरी उम्र 14 साल है, ठीक है, तो 4 साल पहले कितनी थी? बेशक सीधी सी बात है, इसमें 14 में से 4 घटा दिए, मेरी अब की उम्र में से जितने साल पहले पूछा इतनी घटा दिए। ठीक है, अगर हम पूछे कि अब मैं 15 साल का हूँ तो अब से 3 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? 12 साल। जितनी अब है उसमें से इतनी घटा दिए जितने पूछा गया। ठीक है, अच्छा, तो यदि उसकी पहली उम्र मतलब अब की उम्र x वर्ष है तो अब से 7 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 7 साल। ठीक है, यदि उसकी पुत्री की अभी की है y तो 7 साल पहले उसकी भी कितनी रही होगी? y माइनस 7। यानी कि आफताब की अब की उम्र तो है, सॉरी, अब की तो है x और 7 साल पहले की थी x माइनस 7। उसकी पुत्री की अब की तो है y और 7 साल पहले कितनी थी? y माइनस 7। 7 साल में 7 ही तो उम्र बड़ी होगी। ठीक है, 7 साल ही तो उम्र बड़ी होगी, तो इसलिए हमने 7 घटा दिया दोनों में से। 7 साल पहले इसकी इतनी थी आफताब की और उसकी पुत्री की इतनी थी। अच्छा, क्या कहा फिर कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये वाली संख्या इसका 7 गुना है। बड़ा तो अब भी आफताब ही रहेगा, 7 साल पहले भी बड़ा यही था, तो इसका ये वाली चीज़ इसकी 7 गुना है, यानी कि यदि हम इसमें 7 की गुना करें तब ये बराबर होगी। समझे क्या चीज़? मान लिया ये कह दिया कि 2 जो है, सॉरी 7 14 जो है वो 2 का 7 गुना है। क्या कह रहे हैं हम कि 14 जो है 2 का 7 गुना है,
यदि हमें यहाँ बराबर का निशान लगाना तो क्या करना पड़ेगा, जब यूँ बता दिया कि 14 2 का 7 गुना है तो इसमें 7 की गुना करेंगे और फिर बराबर लिख देंगे। ठीक है, 15 5 का 3 गुना है, 15 5 का 3 गुना है तो 5 में 3 की गुना करी और बराबर लिख दिया। सेम बात यहाँ आ गई कि x माइनस 7 वाई माइनस 7 का 7 गुना है, इसका 7 गुना, तो इसमें 7 की गुना करी और बराबर लिख दिया। ठीक है, अब इसे जब हम हल करेंगे तो x माइनस 7 तो ये सेम 7 की गुना इसमें अंदर होगी, 7 वाई और माइनस 7 से 49। ठीक है, सबको इधर ले आओ, x माइनस 7 वाई माइनस 7 माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा 49 और बराबर 0। देखो x सेम, ये प्लस का है 7 वाई तो इधर आके माइनस के 7 वाई हो गया, ये माइनस 7 और ये माइनस 49 है तो इधर आके प्लस का 49 हो गया। ठीक है, तो x, या फिर एक काम और कर सको आप, ऐसा करो जो भी हमारे चर है, चर वालों को एक तरफ और अचर वालों को एक तरफ लिख लो। x माइनस के 7 वाई हो गए जब इधर आए और बराबर उधर माइनस के 49 है पहले से ही और माइनस 7 है तो उधर जाकर प्लस के 7 हो गए, तो x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 49 और प्लस 7, माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 9 में 7 गए 2 और 4। ठीक है, 42। तो ये हमारा पहली समीकरण आ गया। ठीक है, बीजगणितीय रूप में पहला समीकरण आ गया। ऐसे ही दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति बनेगी, कैसे बनेगी उसको यहाँ पे लिख रहा चलो। ठीक है, या फिर यहाँ भी आ जाएगी वैसे तो। अब क्या कहा, ये तो पहली स्थिति थी जब 7 साल पहले की बात कर रहे थे। अब दूसरी स्थिति है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जब अब से 3 साल बाद जाएंगे तो हमारा जो आफ्ताब है वो भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। यदि मैं अब 12 साल का हूँ तो 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, +3 कर देंगे। यदि अब से बाद की उम्र पूछी गई कि मैं जितने का भी हूँ, मैं 16 साल का हूँ, 6 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, तो +6 कर देंगे। तो कितने का, 22 का। ठीक है, प्लस ही तो करना। अच्छा, अब अभी मैं हूँ 1 साल का, आफ्ताब है 1 साल का, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3। ऐसे ही उसकी पुत्री अभी तो y की है और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 3। ठीक है, अच्छा क्या कहा, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी कि इसका 3 गुना ये है, इसका 3 गुना ये है, इसका 3 गुना इसके बराबर है। ठीक है, इसे भी हल कर देंगे, x + 3 बराबर 3 गुना y, 3y + 3 × 9, चरों को इधर और अचरों को उधर, x माइनस के 3y इधर आएंगे माइनस के, और 9 - के 3, जब प्लस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो -3, तो x - 3y और बराबर 9 में से 3 गए 6। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। तो जो हमारे सवाल में बात थी क्या थी कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने दर्शा दिया, ये रहा पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इसे ही ग्राफीय रूप में दर्शाना। ठीक है, तो ग्राफीय रूप में देखो कैसे दर्शाऊंगा। एक ग्राफ बना लिया हमने। ठीक है, x डैश y डैश और मूल बिंदु। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ पे इनकी लाइनें बनाने के लिए, रेखाएं बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके मान की एक सारणी बनानी पड़ेगी। ये पहले समीकरण के लिए लिख दिया मैंने। ठीक है, पहले समीकरण के लिए x y और ये दूसरे समीकरण के लिए एक्स वाई। ठीक है, पहला समीकरण देखो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें से देखो यदि हम x की वैल्यू 0 रख दें, x का मान क्या रख दें 0,
तो -7y, 0 - 7y बराबर -42। तो 0 में से एक करेंगे माइनस, तो माइनस के आगे माइनस माइनस प्लस, और 7 छंग 42, तो y आ गया 6। यानी कि x को 0 रखने पर y आ गया हमारा 6। ठीक है। अच्छा, और यदि हम इस बार x को रख दें, हम 7, ठीक है, x को यदि हम 7 रख दें तो 7 माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, और माइनस के साथ जब ये प्लस के साथ जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 49, और माइनस माइनस प्लस y बराबर 7, तो y भी 7 आ जाएगा। यानी कि x को 7 रखने पे y भी हमारा 7 आ गया। ठीक है। अच्छा, पहले समीकरण के लिए तो हो गए 2 मान, क्योंकि 2 में ही काम चल जाएगा। निकालने को तो हम 3 या उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा 2 में ही काम चल जाएगा। अच्छा, ऐसे ही दूसरे समीकरण में x को यदि हम 0 रख दें, दूसरा समीकरण देखो x - 3y वाला, यदि हम x को 0 रख दें, 0 - 3y बराबर 6, तो 0 तो हट गया, 3 से जब इसको कटेंगे 2 बार, लेकिन माइनस भी है, y बराबर -2 आ गया। x को 0 रखने पे y बराबर -2 आ गया। ठीक है, इस बार y को 0 रख दो, x - 3 गुना 0 बराबर 6, यानी कि ये तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 6। y को 0 रखने पे x आ गया हमारा 6, इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब हम इनकी ग्राफ बना देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 है, 7 है, 0 है, 6 है, और -2 है। ठीक है, तो कितने का अंतर ले, 2 का ले लो, या 1 में भी काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये हमने पहले ग्राफ बना लिया अपना। अब देखो पहले समीकरण को जब लिखेंगे, x 0 पे y 6 है, x तो 0 यही है, y 6 कहाँ है, ये रहा, तो पहला पॉइंट तो आ गया ये। ठीक है, उसके बाद x 7 पे y भी 7 है, x 7 और y भी 7, यानी कि इसी में 7 के सीध में। ठीक है, इधर भी 7 की सीध में होना चाहिए, और इधर भी। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 7। तो इसको जब हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये मिल गया, तो एक रेखा तो ये बन गई। अब दूसरी जब बनाएंगे, x 0 है तो y है -2, x 0 तो y है -2, -2 कहाँ है, नीचे, y का -2 है नीचे, तो पहला तो ये बन गया। x 6 है तो y है 0, x 6 है तो y है कैसी, 0। ठीक है, और फिर इसको ऐसे बनाऊंगे, ठीक है, इस तरीके से, और ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, और जहाँ भी मिलेगी वही इसका हल होगा। ठीक है, वैसे इस सवाल में हमें हल नहीं निकालना, केवल क्या करना था, एक तो इनको बीजगणितीय रूप में दर्शाना था, और एक ग्राफीय रूप में। तो ये हमारा सवाल यहाँ तक इतना पूरा हो गया। ठीक है, चलो एक काम और कर सकते हैं इसमें, जो कि ज़रूरी भी है। पहले समीकरण है x - 7y बराबर -42, तो कौन सा था पहला, ये वाला, तो इसके ऊपर लिखेंगे x - 7y बराबर -42, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6, जिससे हमें पता लगे कि हमारी कौन से समीकरण की कौन सी रेखा आई। ठीक है, हो गया। चलो अब सवाल नंबर 2 देखो, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी।
इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी सेम यही करना है, ठीक है। चलो देखो, देखो इसमें एक तो गेंद की बात हो रही और एक बल्ले की, ठीक है। गेंद की कीमत और बल्ले की कीमत, इसकी बात हो रही, ठीक है। दो चीजों की बात हो रही। तो माना एक, पहले किसका नाम है, बल्ले का और फिर गेंद का, तो बल्ले का ही मान लो। माना एक बल्ला, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत क्रमशः रुपये X और रुपये Y है, ठीक है जी। तो पहली स्थिति देखो, 39 रुपये में 3 तो बल्ले, यदि एक बल्ला हमारा X रुपये का है, देखो यदि एक पेन हमारा 2 रुपये का है, एक पेन कितना है 2 रुपये का, तो 3 पेन कितने के होंगे, 3 गुना 2, ठीक है। यदि एक बल्ला हमारा X रुपये का है तो 3 बल्ले कितने के होंगे, 3X के, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा, 6 गेंद खरीदी। यदि एक गेंद हमारी 2 रुपये की है या 3 रुपये की, एक गेंद हमारी 3 रुपये की है, तो 6 गेंद कितने की होगी, 6 गुना 3, 18 रुपये की होगी, नहीं। तो इसी तरीके से 6 गेंदें खरीदी, एक गेंद की कीमत है भाई, तो 6 गेंद की कीमत कितनी होगी, 6 भाई। देखो 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला X रुपये का है तो 3 कितने के होंगे, 3 गुना X। एक गेंद Y रुपये की है तो 6 गेंदें कितनी की होगी, 6 गुना Y। और इन सब का ही खर्चा कितना हुआ, कुल 3900 रुपये, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है, 3900 रुपये। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बताया, बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने किया उसी प्रकार की 3 गेंदें, सॉरी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी कि एक बल्ला और खरीदा। एक बल्ला कितने रुपए का, X रुपये का, और 3 गेंदें और कितने की, 3Y रुपये की, ठीक है। कितने में खरीदी, 1300 रुपये में, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो बीजगणितीय रूप में तो आ गया, अब ज्यामितीय रूप में करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण का सारणी बना लेंगे, x y, ठीक है। यदि हम x को 0 रख लें, x को क्या रखें, 0, यानी कि 3 गुना 0 प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। ये तो 0 आ गया, 3 गुना 0 0, और प्लस 6y बराबर 3900। तो 0 इसमें जोड़ा तो वो तो 0, ये 6y ही बचा, 6 से इसको काटा, y बराबर 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 0, ठीक है। 6 छंग 36 बचे कितने, 3, 6 पंजे 30 और 0, y तो आ गया इतना, यानी कि x को 0 रखने पे y हमारा 650 आ गया, ठीक है। अब अगर हम y को 0 रख दें, y को यदि हम 0 रख दें पहले समीकरण में, तो 3x प्लस 6 गुना y, ये तो 0 बन जाएगा, बराबर 3900, और फिर 3 से जब इसे काटेंगे 1300 बार, तो x यानी कि y को 0 रखने पे x आ गया हमारा 1300, ठीक है। पहला तो हो गया ये। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पहले समीकरण, ठीक है। ऐसे ही दूसरे समीकरण की एक सारणी बनाएंगे हम। ये क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। x को यदि मैं 0 रख दूं तो ये फिर बटे में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो रख दो आप y को 0, y को जब 0 रखोगे तो ये 0 हो गया और x बराबर आ गया 1300, ठीक है। ऐसे ही जब y को रख दोगे आप कितना,
3 रख दो या 2 रख दो, ठीक है। यदि y को आप 2 रख दोगे, ठीक है, तो बात नहीं बननी। y को आप रख दो 200, y को क्या रख दो 200, y को यदि 200 रखा तो 200 तिया 600, x प्लस 600 बराबर 1300, और x बराबर कितना आएगा 1300 में 600 गए 700, तो x आ गया हमारा 700। ये हमने एक सारणी बना ली। सारणी इस तरीके से बनाई कि कुछ भी बटे में नहीं आया, ठीक है। लिखने को तो यहाँ पे 1 रख दो 2 रख दो, लिखने को कुछ भी रख दो, लेकिन रखा इस तरीके से हमने जिससे कि बटे में ना आवे, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पे देखो कैसे बनेगा। x x डैश y y डैश और मूल बिंदु, ठीक है। देखो एक तो 0 है, 650 है, 1300 है, 700 है, 200 है, तो हमें कितने का अंतर ले, कितने की मात्रा ले, कितने की स्केल ले, जिससे कि हमारा सारा इस पे आ जाए इसी ग्राफ पे, ठीक है। यदि हम 200 का एक स्केल ले, स्केल कितनी कर ले, माप कितने कर ले 200 का, यानी कि 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ठीक है, और चाहिएगा थोड़ा सा, और 1400, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3, छोटा हो गया, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये 1400 अपने आप ही समझ लियो। लेकिन ये कैसे है माइनस के, ठीक है। ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, 200, 400, 600, 800 और 1000, 1200, 1 2 3 4 5 6 7, -200, -400, -600, -800, -1000, -1200, ठीक है। इस तरीके से हो गया ग्राफ, ठीक है। अब जब पहले समीकरण का बनाओगे तो कैसे बनाओगे, x 0 पे y कितना है 650, x 0 पे यानी कि y कितना है 650, 600 और 800 के बिल्कुल बीच में तो आ गया 700, और 700 और 600 के बिल्कुल बीच में आ गया 650, यानी कि यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ गया 650, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x 1300 पे y है 0, x 1300 पे यानी कि 1200 और 1400 के बीच में ये होगा 1300, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया इस तरीके से। अब दूसरा देखो, x 1300 पे y है 0, x 1300 पे y है 0, दोनों में सेम है। पहले में देखो, यदि x 1300 रखे 13 थी 39, y तो 0 हो गया। दूसरे में x को अगर 1300 रख दिया, ठीक है, तो y है 0, हाँ सेम है, यानी कि इस पॉइंट पे होगा पहला भी, ठीक है। और 700 200 यानी कि 700 यहाँ पे हो गया, और 200 कहाँ हो गया, ये हो गया, 700 तो यहाँ पे और 200 ये रहा इसके सीध में, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन होगी, ठीक है। ये हमारा ग्राफीय रूप हो गया, ठीक है। बस ज्यामितीय रूप ही हो गया, ग्राफीय रूप ही हो गया, बस ये दर्शाना था हमें, ऐसे ही आगे आ जाओ, ठीक है। अब तीसरा सवाल है ऐसे ही, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है। अच्छा, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी सेम काम करना है, ठीक है। एक सेब दिया हुआ है और एक क्या दिया हमें, अंगूर,
तो सेब की कीमत x रुपये प्रति किलो मान लो और अंगूर की कीमत कितनी मान लो, y रुपये प्रति किलो। ठीक है, और बस फिर से ये समीकरण बन जाएंगे, फिर हल कर दियो। ठीक है, इसमें मैं आपको समीकरण बना के दे रहा, उसके बाद आगे आपको ही करना है। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किस दिन 160 रुपये था। माना 1 किलो सेब, पहले सेब है ना, और 1 किलो, ठीक है, किलोग्राम और किलोग्राम, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्रम से x रुपये और y रुपये है। ठीक है, तो पहली स्थिति के हिसाब से देखो क्या आ जाएगा। पहली स्थिति है कि 2 किलो सेब, जब 1 किलो सेब x रुपये का है तो 2 किलो कितने का होगा, 2x का। और 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर कितने रुपए का है, y रुपये का। और कुल कीमत कितनी हुई, 160 रुपये। पहली स्थिति आ गई। दूसरा क्या बताया, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब, 1 किलो सेब x रुपये का है तो 4 किलो सेब कितने का होगा, 4x का। ठीक है, और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर y रुपये का है तो 2 किलो अंगूर कितने का होगा, 2y रुपये का। और टोटल कितने रुपए के हुए, 300 रुपये के। तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, और बस इसे भी, ये बीजगणितीय रूप में तो आ गया, इसे भी ग्राफीय रूप में दर्शाना है, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सेम वही करना है, पहले सारणी बनानी है एक्स वाई, ये पहले समीकरण के लिए हो जाएगी और ये दूसरे समीकरण के लिए हो जाएगी एक्स वाई। ठीक है, मान रखने के बाद फिर इतना ही, उसके हिसाब से जो मान आएंगे उसके हिसाब से हमें स्केल लेनी है। ठीक है, और उसके बाद लाइनें बना देनी है। ठीक है, लाइनें कटे या ना कटे, समांतर है संपाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल लाइनें बनानी है इसमें, इनके हिसाब से। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका।